अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, सबसे अच्छा बनाने के लिए इतना ज़्यादा वक्त दें कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना बचे। अपने आप पर इतना काम करो, अपने आप पर इतना वर्क करो कि दूसरों से आप अपने आप को और अच्छा बना लो। और इससे फ़ायदा क्या होगा? जो हम इधर की उधर करते रहते हैं उससे हम बच भी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये व्हाट्सएप किया था और यूट्यूब पर भी मैसेज किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत सीमित समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूँगा। तो लास्ट तक रहना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, पसंद आने पर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, 40 वस्तुओं को 225 रुपये में ख़रीदा जाता है। 40 वस्तु हैं, उनको 225 रुपये में ख़रीदा जाता है, जबकि 50 वस्तुओं को 225 में बेचा जाता है। तो प्रतिशत हानि बताएं। इधर हम 40 वस्तुएं जब खरीदते हैं तो 225 खर्च होते हैं, और जब 50 वस्तु बेचते हैं तब 225 आते हैं। मतलब 10 वस्तुएं जा रही हैं, 10 वस्तुओं का नुकसान हो रहा है, 10 वस्तुओं का घर से जा रही 10 वस्तुएं, 10 वस्तुओं का घाटा हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे से देखना है। तो देखिएगा, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि 225 रुपये बराबर 40 वस्तु। ये क्या है? क्रय की गई। और इधर 225 रुपये में 50 वस्तु विक्रय की गई। मतलब 225 खर्च हुए तो 40 वस्तु मिली, और 225 जब आए तो हमारे यहाँ से कितनी वस्तु चली गई? 50। कितनी अधिक गई? 10। मतलब 10 वस्तुओं का घाटा हुआ। कितनी वस्तुओं का घाटा हो गया? कितनी वस्तुओं की हानि हुई? 50 में 40 घटा देंगे, आ जाएगा 10। 10 वस्तुएं हमें अपने घर से देनी पड़ी। तो यहाँ पर हम 50 ऋण 40 बराबर क्या लिखेंगे? 10 वस्तुओं की हानि। कितनी वस्तुओं की हानि? 10 वस्तुओं की हानि हो रही। अब यहाँ वस्तुओं की हानि है, रुपए की हानि नहीं है, वस्तु की बात करी जा रही। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं? चूंकि 50 वस्तुओं को बेचने पर हानि बराबर 10 वस्तुओं की। इसलिए प्रतिशत हानि माने अगर हम 100 वस्तुओं का व्यापार करें, 100 वस्तुओं को बेचें तो कितनी हानि होगी? सरल तरीका है, बस चूक के सीधे चले जाओ ऊपर, वापस आ जाओ, जो संख्या मिले वो नीचे, और इसलिए के पास जो लिखी है संख्या वो ऊपर गुणित करके 50 के 50, 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20 प्रतिशत हानि।
कितने प्रतिशत की हानि? 20% की हानि हो गई। अब यहाँ पर समझ में आया होगा। अब ये तो हमने इस भाषा में समझा है, विक्रय वस्तुओं के हिसाब से हमने हानि निकाली। अब अगर हम एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालें और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के बाद देखें कितनी वास्तविक हानि है, फिर प्रतिशत हानि निकालें, तो उसको कैसे निकालेंगे ये भी देखो। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 20%। चलिए अब इसको हम देखते हैं, कैसे देखते हैं कि 40 वस्तुओं को 225 में खरीदा जाता है। 225 रुपया क्या है? 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 225 रुपया। और 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी है 225 रुपया। तो एक एक वस्तु का निकाल लो। तो चूंकि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 225 रुपया, इसलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 225 बटे 40 गुणित 1 बराबर 225 बटे 40 रुपया। अब इसको काटो तो काट लो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं, अभी समझना। मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया? 225 बटे 40। इसको ऐसे कर लेते हैं। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे। अब एक ये क्या है? 225 रुपया, 225 बटे 40। एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य है। अब चूंकि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 225, इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य अब 225 बटा 50, और इसलिए के पास वाला एक गुणित कर लो यहाँ। अब इसको करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? 225 बटे 50 रुपया एक वस्तु का विक्रय मूल्य। समझ में आ रहा होगा कि 40 से इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? एक वस्तु का, और ये 50 से इसको भाग, क्योंकि 50 वस्तुओं का है विक्रय मूल्य, 50 से इसको भाग देंगे तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। और यहाँ दिखाया क्या जा रहा? हानि है। जब हानि होती है, जब घाटा होता है, तो हमारा क्या होता है कि हमने खरीदा ज़्यादा पैसे का था और बेचा हमने कम पैसे का। खरीदा ज़्यादा पैसे का, अधिक पैसे का हमने खरीदा मान के चलो 1 रुपये का, और बेचा हमने 80 पैसे का। तो कौन इसमें बड़ा है? ये खरीद मूल्य, क्रय मूल्य। अब हानि निकालना है। हानि में क्या लगाते हैं? 225 बटे 40 ऋण 225 बटे 50। इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है ये कि क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर हानि। कैसे? मान के चलो आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसे 80 रुपये की बेची। 100 रुपये की खरीदी, अधिक होगा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य 80 की बेची, तो 20 रुपये का घाटा हो गया। घर से 20 रुपये चले गए।
क्रय मूल्य अधिक है 100 रुपया और बेचा हमने 80 रुपये, तो 20 रुपया तो हमारे घर से चले गए, घाटा हो गया। उसी तरह से यहाँ भी कि हमने खरीदा 225 का, 40 चीज़ें खरीदी 225 की, और 225 आए कब, जब 50 चीज़ें बेच दिया, मतलब 10 वस्तुएं हमारे घर से चली गई, तो घाटा हुआ। तो घाटा का नियम माने हानि का नियम, लॉस का नियम होता है क्रय मूल्य में माइनस विक्रय मूल्य करते हैं। तो देखिए अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 200, 40 पंचे 200 और 5 से इसको गुणा करो, 55 25 के 5 हासिल आए 2, 5 दूनी 10, 2 12, फिर 5 दूनी 10 और एक हासिल वाला 11, माइनस 50 चौको 200 और 225 चौको, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल आए 1, 4 दूनी 8, 1 9। अब 1125 में 900 घटा दो, तो 1125 में जब 900 घटा देंगे तो कितना आएगा, देखो 5 में 0 गया 5, फिर 2 में 0 गया 2 और 11 में 9 गया 2 बटे 200। अब 25 9 225, 25 अट्ठे 200 माने बराबर 9 बटे 8 रुपया हानि। ये कैसी हानि है, ये जो है वास्तविक हानि है, 9 बटे 8 रुपये की वास्तविक हानि है। अब कौन सा नियम लगाना है, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि का सूत्र हमने बताया है 100 गुणित प्रतिशत हानि, 100 गुणित प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि क्या है, वास्तविक हानि, 100 गुणित वास्तविक हानि 9 बटे 8। अब क्या लिखना है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है 225 बटे 40, तो 225 बटे 40, तो बटा के नीचे बटा जाएगा नहीं, 40 ऊपर, 8 इक्के 8, 8 पंचे 40, 5 इक्के 5, 5 चौको 20, बचे 2 हो गए 25, 55 25, 9 इक्के 9, 9 पचे 45, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10। आंसर बराबर आपने देखा 20% हानि। ऐसे भी आ गया, दोनों तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों तरह से आप निकाल सकते हो, चाहे वस्तु के हिसाब से चाहे रुपए के हिसाब से। तो देखा आपने, इनकी प्रैक्टिस करो, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और इस तरह के नवोदय में जो क्वेश्चन हैं निर्णायक होते हैं। जब कभी कोई सवाल ना आ रहा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको लास्ट में करो। जब पूरा काम कर डालोगे, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और फिर ऐसे 1-2 क्वेश्चन अगर बच भी जाएं तो बस, क्योंकि उस समय आपके माइंड पे लोड नहीं होगा, आप फ्री होगे, फिर आंसर भी आसानी से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये ऑप्शन पर आधारित है, ऑप्शन में ही इस ऑप्शन को पढ़ना है, ऑप्शन को समझना है क्या सही है क्या गलत। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर ए, 0 एक विषम संख्या है, 0 एक विषम संख्या है, गलत। 0 एक सम संख्या है, ये भी गलत है। 0 एक अभाज्य संख्या है, ये भी गलत है। 0 न तो विषम और न सम संख्या है, 0 न तो विषम है और न सम है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। अब इस तो सवाल बहुत सरल है, आपको लग रहा होगा तो बहुत इजी है, लेकिन यहाँ भाषा थोड़ा सा आपको इधर से उधर कर सकती है। क्या है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए। अब ये उलझाने वाली भाषा, जैसे यहाँ दे देगा 5 अंकों की, अरे जब 5 अंक दिए गए
तो क्या ज़रूरी था 5 अंकों की? कुछ बच्चे को 5 अंक की सबसे बड़ी लिख दें 99,999 और 10,000 उसमें घटा दें, जोड़ दें। तो ये छोटी छोटी बातों को समझना है। चलिए सबसे पहले बनाते हैं बड़ी। तो बड़ी बनाने के लिए बड़ा अंक 9, फिर 7, फिर 6 और फिर क्या है 3, फिर 0। अब बनानी है छोटी। तो छोटा अंक होता है 0, लेकिन 0 से शुरुआत नहीं करते हैं। 0 से जो बड़ा होता है 3, उससे शुरुआत करेंगे। 0, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। अब क्या कहा जा रहा? योग या अंतर, अंतर कहा जा रहा। तो माइनस कर दो। 10 में 9 गया 1, यहाँ बचे 2, 12, 12 में 7 चले गए, 12 में 7 गए 5, 7 5 12, यहाँ बचे 5, हो गए 15, 15 में 6 चले गए 9, यहाँ बच गए 6, यहाँ 9 में 3 गया 6। आंसर बराबर 66,951। ये आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है संख्या 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? अब इसमें कठिन क्या है? स्थानीय मूल्य दे दिया गया। अब सब परेशान, अरे स्थानीय मूल्य दे दिया गया। अरे अभी तक आपने स्थानीय मान पढ़ा था, स्थानीय मूल्य तो पढ़ा नहीं। इससे घबराहट हो जाती है। तो कभी कभी थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। मतलब स्थानीय मूल्य है, आज तक तो कहीं आया नहीं, स्थानीय मान आया, तो स्थानीय मान निकाल लो। 5,84,356 में अब 5 के स्थानीय मानो, मतलब दोनों 5 के स्थानीय मानो। तो इस 5 का स्थानीय मान 5 लिख लिया। स्थानीय मान का बहुत सरल तरीका, जिसका स्थानीय मान पूछा जाए वो लिख लो, उसके आगे देखो कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, 5 0 बढ़ा लो, 5 0 बढ़ा लो, बस। अब ये देखो पूछा गया इस 5 का, तो ये दहाई पे है, दूसरे अंक पर है, दूसरे अंक के नीचे 5 लिख लो। उसके बाद एक अंक है, 1 0 लिख लो, अंक के नीचे अंक लिखो। और क्या है? योग है। हाँ, यहाँ ये ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि योग अंतर, अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं अंतर वाले आते हैं, और बच्चे क्या है झोंका में ही वो अंतर निकाल देते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो योग है तो जोड़ दो, 0 5 0 0 0 और 5। आंसर बराबर 5,50,000। ये भी हो गया। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं मतलब 100 तक की जो संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 100, ये है प्राकृत संख्याएं। इनमें से हमें पता करना है जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, एक से नहीं कि कोई एक से कट जाए ना, 3 और 5 दोनों से। अब 3 और 5 दोनों से कटने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणनफल ही इनका लासा होगा। 3 5 15, 15 इनका लासा होगा। मतलब हम क्या करेंगे? 15 से हम 100 को भाग देते हैं, 15 से 100 को भाग देते हैं। तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 90 10 आया। मानी आंसर बराबर कितनी संख्याएं हैं? 6। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं? 6 हैं, जो 3 और 5 दोनों से कट रही हैं। वो कौन कौन से हैं? 15 1 15, 15 दूना 30, 15 ते 45, 15 चौको 60, 15 25 75, 15 छक्का 90, 15 30 45 60 75 और 90 ऐसी संख्याएं जो 3 से भी कट रही और 5 से भी कट रही। बस इस तरह से ये लगाने होते हैं। ये है कुछ नहीं, लेकिन भाषा को समझना है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी एक संख्या, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है, तथा 6 से भाज्य है? 36, 60, 80, 90। अब देखो यहाँ भाषा क्या, कुछ लोग सोचेंगे अरे भाज्य है, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या है। अरे मतलब इन 3, 4, 5, 6 से कौन सी भाज्य है, कौन सी कट रही है? भाज्य माने विभाज्य, विभाज्य माने कौन सी कट रही है। तो इनमें से कौन सी कट रही है, ये जानकारी के लिए सबसे अच्छा तरीका इन संख्याओं का हम लासा निकाल लें। 3, 4, 5, 6। तो देखते हैं 3, 4, 5, 6, 2 से काटते हैं। 3 उतार लिया, 2 दूनी 4, 5 नहीं कट रहा, उतार लेंगे, 2 3 6। अब 2, ये 3 2 बार है तो 3 से काट लो, 3 के 3, 2 नहीं कट रहा, उतार लिया, 5 नहीं कट रहा, उतार लिया, 3 के 3। अब देखिए 2 और 5 अभाज्य संख्या हैं, वो भी सिंगल हैं, तो अब काटो चाहे न काटो, ऐसे ही गुणा करके एलसीएम निकाल लो। तो 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60। तो हमारा आंसर आ गया 60। मतलब 60 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट रही, 3 दूनी 6 और 0, 4 से भी कट रही, 4 1 4 बचे 2 हो गए 20, 4 5 20, 5 से भी कट रही, 5 1 5 बचे यहाँ 1 हो गए 10, 5 दूनी 10 और 6 से कट रही, ये तो आप जानते ही हो। तो इस तरह से एलसीएम निकाल करके जब इस तरह की भाषा हो 3 4 5 6 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, भाज्य हो जाए, तो बस उन संख्याओं का लासा निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। अगला क्वेश्चन देख लो। तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले विषम भिन्न में बदल लो। 15 दूना 30, 31, 31/2 माइनस अब 12/5, 12/5 गुणित 5/8। अब देखिए इसमें पहले हम सॉल्व क्या करते हैं ये जानना ज़रूरी होता है। तो पहले तो नियम होता है रेखा ब्रैकेट को हल करें, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर ये मंझले ब्रैकेट को, फिर ये बड़े ब्रैकेट को। तो यहाँ पर रेखा ब्रैकेट है नहीं, तो ये छोटा ब्रैकेट है, इसको हल करते हैं, ये दूसरे नंबर वाला ब्रैकेट। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पर ये धन लगा दिया गया, ये ब्रैकेट 7 भागित को गुणित कर दिया गया, 7 भागित को गुणित, और इसे यही विषम भिन्न बदल लो। 4 के 4, 4 3 7, 7/4 यहाँ छोटा सा लिख सकते हो। 4 के 4, 4 3 7/4, तो इसको जब पलटोगे तो 4/7 हो जाएगा गुणित 2। अब यहाँ सॉल्व कर लो, 7 के 7, 7 के 7 बचा कितना 4। अब फिर लिखते हैं यहाँ पर 31/2 माइनस 12/5 गुणित 5/8 धन, अब यहाँ कितना बचा 4। छोटा ब्रैकेट हट गया, अब बड़ा ब्रैकेट बचा गुणित 2। देखो ये बहुत सावधानी से ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर नोट करना है, फिर प्लस लिखना है, और यहाँ काटने के बाद केवल मात्र 4 बचा था, ये लिखते हैं, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट, फिर ये गुणित 2। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये बड़े ब्रैकेट में क्या हल करेंगे, ये गुणा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कैसे करते हैं देखिएगा। 31/2 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट कर लो, 5 के 5, 5 के 5, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो अब यहाँ कितना बचा 3/2 धन 4 बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर गुणित 2। समझिएगा। अब देखो 31/2 माइनस, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका है, इसको इससे गुणा करो। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 2 4 8, 8 में +3 कर दो, तो 8 3 11,
11/2 और गुणित 2 क्योंकि अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, गुणित 2 आ जाएगा। अब गुणित 2 हट गया तो ये देखो 2 × 2 2 × 2 ऐसे ऐसे गुणित है, कट गया। अब कितना बचा यहाँ पर 31/2 ऋण 11, 31/2 ऋण 11। तो अब देखो 11 दूना 22, इसको अब माइनस करना है तो इसको इससे गुणा कर लो, 11 दूना 22, 11 दूना 22। अब 31 में 22 घटाओ, 31 में 22 घट जाएंगे तो देखो 22 8 30 होते हैं, एक उधर 31, तो 8 और 1 9। आंसर बराबर आ गया 9/2। ऑप्शन में देखते हैं, हाँ 9/2 आंसर आ रहा, अर्थात यही आंसर आ गया। तो इस तरह से भैया क्वेश्चन तक जाते हैं। यहाँ पर सावधानी आपको काटने की है, काटने के बाद जब नीचे लिखते हो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी, पहले छोटा रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट क्रम होते हैं, पहले इनको सॉल्व करोगे। अब इसमें जो भी संख्याएं हैं उनको सॉल्व करोगे। अगर निशान कहा जाए तो पहले का को मेटिए, का होता है, दूसरे नंबर पर भाग, फिर गुणा, फिर धन और फिर ऋण। इस क्रम से हम सॉल्व करते हैं चिन्हों को। तो बहुत सरल है, मैंने इस तरह के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए धन का माना जाता, जो शुरुआत की संख्या होती है वो प्लस की होती है, फिर ये माइनस की है, ये धन का है और ये माइनस। तो हम क्या करेंगे, प्लस और प्लस करेंगे, इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे। तो देखिए इधर आप रफ कार्य इधर कर सकते हैं, 7 5 और 7 5 प्लस कर लो, 0 7 7 14 1 15 के 5 हासिल 1 4 2 6 1 7। यहाँ पर क्या आ गया 7.50 माइनस 1.25 माइनस 3.80। मतलब इसमें ये घटाना है, फिर जो आ जाए ये घटा देना है। तो बस इसी जगह यहीं पर आप काम कर सकते हो। 10 में 5 गया 5, यहाँ बचे 4, 4 में 2 गया 2 और यहाँ 6, 7 में 1 गया 6, 6.25 यहाँ पर माइनस करने पर आया। तो 6.25 माइनस 3.80, क्योंकि ये हो गया था सॉल्व। अब यहाँ पर 3.80 कर लो, 5 12 में 8 चले गए, 4 बचे और यहाँ पर बचे 5, 5 में 3 गया 2, 5 में 3 चले गए 2, तो कितना आ गया 2.45। लेकिन आंसर में ये नहीं आ रहा, आंसर में क्या आ रहा, भिन्न में आ रहा। अब इसको भिन्न में बदल लो। भिन्न में बदलना आसान है, दशमलव के नीचे 1 लिख लो और 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 0 बढ़ा लो। ये देखो अब काट लो, 5 45, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। आंसर बराबर 2 सही 9/20 आ गया। कितना इजी है, कितना सरल है। बस अब कुछ लोग यहाँ निकाल के बैठ जाएंगे, अरे ये तो आ ही नहीं रहा, लेकिन इसको भिन्न में बदल लो दशमलव को, बस। अब ये जिसको ये सब तरीके आते हैं वो उसको आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं और उनसे लाभ ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 150% बराबर है 150% बराबर है। अब बराबर क्या है, ऑप्शन में देखते हैं। इसमें क्या होता है, ऑप्शन में देख के ही पता चलेगा कि आंसर किस में आ रहा, आंसर दशमलव में आ रहा। तो देखो 150 लिखा गया और प्रतिशत माने बटे में 100 लिख दो।
150% बराबर है, मतलब 150/100, 2 जीरो हैं, 2 अंक बाद दशमलव, तो इसका आंसर 1.5 आ जाएगा। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व तो नहीं है। देखते हैं 1.5 किस में आ रहा, ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत बारीक चीज़ें सीखनी होती हैं। अब देखिएगा एक और बारीक चीज़ सीखिए। दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है, मतलब 3:05 को ऑप्शन के हिसाब से कैसे लिखा जाएगा, कौन सा सही है। तो देखिए हम बताते हैं 3:05, तो 05 लिखेंगे और दोपहर बाद PM हो जाता है, 3:05 PM। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन इसके लिए बस एक मन की ज़रूरत है, एक सोच की ज़रूरत है। जिस दिन एक दिन मन बन गया, सोच बन गई, आप जीत जाओगे। आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, आप सफल होने के लिए पैदा हुए हो। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप देखते रहें, सीखते रहें। देखना बंद तो सीखना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।